अभी का जो अपना टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी क्या होता था बताओ? क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था। ऐड का मतलब ये है कि जो हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, देखो हमारे पास जो भी बायो रिसोर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें? अगर उसका हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो ना, उसको हम लोग बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, है ना। उसके अलावा फॉरेस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बायो रिसोर्स को हम यूज कैसे करेंगे? अगर हम उसको आइडेंटिफाई प्रॉपर कर पाएंगे, उसको प्रॉपरली क्लासीफाई कर पाएंगे, तभी तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे ना। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जाके जानना तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उस ग्रुप को डिस्कस करते हैं, और उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म का इन जनरल हमें नॉलेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके लिए ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फील्ड वर्क और लेबोरेटरी वर्क चाहिए होता है। फील्ड स्टडी में हम क्या करते हैं, उसका हैबिटाट पता चलता है, उसका अदर ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन ये पता चलता है, और जो इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क है उसमें पता चलता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़ें पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक। तो अपने को क्या चाहिए बेसिकली, अपने को क्या चाहिए ना कि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना है। तो उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना पड़ेगा। उसका एक्चुअल स्पेसिमिन जो है ना, वही हमें प्रॉपर डेटा दे पाएगा। तो इसलिए एक्चुअल स्पेसिमिन का कलेक्शन जो है ना, प्लांट और एनिमल स्पेसिमिन का कलेक्शन जो है ना, ये इसेंशियल है। ठीक है, यहाँ तक। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी का ये इसेंशियल पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये ना फंडामेंटल है स्टडी। अगर कोई भी इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग्स इन सिस्टमैटिक्स, कोई भी सिस्टमैटिक्स में कोई भी ट्रेनिंग्स है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, किस किस टूल से हम लोग बेसिकली टैक्सोनॉमिकल एड्स में कौन कौन सा टूल आता है जो हमें हेल्प करता है क्लासीफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में, नोमेनक्लेचर करने में, और उसके यूजेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग का यूज होता है ना, वो होता है हार्वेरियम ना। ये बेसिकली यूज होता है, हम लोग इसमें स्टोर किसको करते हैं, प्लांट स्पेसिमिन को स्टोर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट स्पेसिमिन के लिए होता है। हार्वेरियम बेसिकली स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमिन का। प्लांट स्पेसिमिन को स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई क्यों करते हैं? नहीं तो फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना, ज़्यादा उसका सेल्फ लाइफ नहीं रहेगा। उसको प्रेस करते हैं। प्रेस इसलिए करते हैं, जैसे एक फ्लावर है, फ्लावर को अगर हमने प्रेस नहीं किया तो उसका एक एक पार्ट ना धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। अगर हम उसको प्रेस कर देंगे, सारा का सारा पार्ट एक साथ असेंबल होकर रहेगा। साथ में हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि उसमें कोई बैक्टीरियल फंगल अटैक ना हो। तो प्रिजर्व करने के लिए ना HgCl2 यूज होता है, 0.1% कोरोसिव यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके अलावा देखो, जिसको हमने बेसिकली ये जो प्लांट स्पेसिमिन है ना, इसको हम सीट पे, ऐसे करके एक सीट होता है, इस पर हम लोग बेसिकली इसको चिपकाते हैं और अच्छे से इसको रखते हैं। ये जो सीट है ना, हार्वेरियम सीट इसको बोलते हैं, है ना। जैसे हमने बचपन में बहुत किया है ना, कि कोई फ्लावर को रख दिया बुक के अंदर, तो वो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, इस हार्वेरियम सीट का ना, ये जो इसका विड्थ है ना, ये 29 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ 41 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक। और अगर इंचेज में हो ना, तो ये 11.5 और ये 16.5 होता है। ठीक है, यहाँ तक। उसका देखो, हार्वेरियम ऐसे हमने बहुत सारे प्लांट का बना लिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब इसका एक्सटर्नल फीचर को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी होता है ना, उसको अल्फा टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो अपना हार्वेरियम जो है ना, ये अल्फा टैक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जब ये हार्वेरियम बहुत सारे प्लांट का हमने बना लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, एक सिस्टमिक वे में अरेंज करते हैं। जो अपना कन्वेंशनल जो अपना मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है ना, उसके हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हर हार्वेरियम सीट पे ना तुम्हें क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। एक स्केल मिलेगा जो क्या बताएगा इसका साइज, मतलब एक स्केल तो हर जगह रहता है। ठीक है, उसके अलावा ना नीचे एक लेबल रहेगा। इस लेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है। प्लस ऊपर देखो, जैसे कि इस वाले हार्वेरियम सीट को ना मैंने ये बेसिकली यहाँ पे लिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, क्योंकि ये ना जो भी हार्वेरियम, म्यूजियम, ये सब यूनिवर्सिटी लेवल पे सेटअप होता है, तो यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, उसके अलावा देखो ध्यान से, और क्या क्या रहता है इसमें लेवल, इसके लेवल में ना किसने इसको कलेक्ट किया, देखो ध्यान से, इसके ना नीचे ये लेबल होता है। लेबल का भी कुछ साइज होता है फिक्स, उतना याद नहीं करना अपने को। इसमें देखो क्या क्या रहता है लिखा हुआ, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ और कब इसको मतलब कलेक्ट किया गया है। इंग्लिश, उसका इंग्लिश नेम, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसका लोकल नेम, लोकली उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम मतलब उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे। ठीक है,
उसके अलावा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे हिबिस्कस मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो मालवेसी ये लिखेंगे इसमें, ठीक है। कलेक्टर नेम, किसने इसको कलेक्ट किया है, ये सब लिखते हैं, ठीक है। हार्बेरियम ना अपना क्विक रेफरल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। जैसे म्यूजियम में कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है, अगर उसको रेफरल सिस्टम चाहिए, मतलब उसको तुरंत उस प्लांट के बारे में हमें जानना हो, सपोज मान लो, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, जाएंगे म्यूजियम, वहाँ पे क्या करेंगे, हार्बेरियम कॉर्नर देखेंगे, हार्बेरियम में जाके जो अपना प्लांट है ना उसके स्पेसिमेन को निकालेंगे और वहाँ से डिस्कस करेंगे। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम, इसके लिए हमें फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अपने को, क्योंकि बस हार्बेरियम जाना है, वहाँ से क्या करना है, सीट निकालना है और उसके बारे में डेटा रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम टेक्सोनॉमिकल स्टडी में एज ए क्विक रेफरल सिस्टम यूज़ होता है। समझ में यहाँ तक आ गया। आगे देखते हैं बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटेनिकल गार्डन बताओ जल्दी से। इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसको, लिविंग प्लांट को। हार्बेरियम में हम क्या कर रहे थे, ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट यूज कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में ना लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखते हैं। वो क्विक रेफरल सिस्टम कौन था, हार्बेरियम था। इसको हम लोग एज ए रेफरेंस की तरह रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना बॉटेनिकल गार्डन में जो प्लांट को ग्रो किया जाता है उसके डिफरेंट पर्पस होते हैं, ठीक है, ठीक है। और मेन पर्पस जो होता है ना वो होता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस, रिसर्च पर्पस होता है। और देखो हर प्लांट को ना, जो बॉटेनिकल गार्डन जैसे तुम जाओगे ना, तो वहाँ पे हर प्लांट के स्टेम पे एक लेबल लगा हुआ रहता है, और उस लेबल पे ना उसका बॉटेनिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम लिखा हुआ रहता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा ना यहाँ पे देखो कुछ फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, जैसे इंग्लैंड में KQ में बॉटेनिकल गार्डन है, ये सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग के समय ना इसमें याद किया जाता था कितने स्पेसिमेन है यहाँ पे, अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं देखना। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन ये ना कोलकाता में, हावड़ा में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। जगदीश चंद्र बसु बॉटेनिकल गार्डन नाम है। ग्रेट बैनियन ट्री है ना वो यहीं पे है, ठीक है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में, नॉट दिल्ली, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि नेशनल जू जो है ना वो दिल्ली में है, बट नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ इंडिया में है। क्लियर यहाँ तक। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये रेफरल सिस्टम है, ठीक है। ये रेफरेंस की तरह एक्ट करता है। क्विक रेफरल सिस्टम कौन था, हार्बेरियम था। बॉटेनिकल गार्डन में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, उसका बॉटेनिकल या बायोलॉजिकल नेम, और क्या लिखा हुआ रहता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं म्यूजियम। बॉटेनिकल गार्डन किसके लिए था, लिविंग प्लांट के लिए था, और हार्बेरियम किसके लिए था, ड्राई, प्रेस्ड, प्रिजर्व प्लांट के लिए, मतलब प्लांट स्पेसिमेन के लिए। अगला म्यूजियम। म्यूजियम ना किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है ताकि बच्चे उससे अच्छे से रीड कर सकें। जैसे स्कूल में भी म्यूजियम होता है, कॉलेज में म्यूजियम होता है, ठीक है। जो मेडिकल कॉलेज में आओगे ना, यहाँ तो बहुत म्यूजियम में बहुत कुछ भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट तो नहीं रहता, मतलब एनिमल रहता है, जैसे कि फीटस का ग्रोथ दिखाया हुआ रहता है, प्रेगनेंसी के समय कैसे कैसे चेंजेस आते हैं ये दिखाया हुआ रहता है, ये सब चीज़ें रहता है। तो इसमें देखो म्यूजियम में ना मेनली हम लोग यहाँ देखो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, प्रिजर्व्ड ये याद रखना, क्योंकि म्यूजियम में ना हम प्रिजर्व्ड ही रखते हैं, प्लांट या एनिमल स्पेसीज को रखते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें ना बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक जार में प्रिजर्व करते हैं। अगर छोटा स्पेसिमेन है ना, उसको जार में प्रिजर्व करते हैं, और जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। नॉर्मली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होता है वो 10% फॉर्मेलिन होता है। क्या होता है, 10% फॉर्मेलिन होता है। उसके अलावा देखो ध्यान से, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेन, क्योंकि देखो प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग एज ए ड्राई स्पेसिमेन भी रख सकते हैं। और एनिमल स्पेसिमेन, अगर एनिमल का ऐसा पार्ट हो जो ख़राब नहीं हो, जैसे बोन, स्केलेटल, इन सबको हम लोग ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रख सकते हैं। इसको फॉर्मुलेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इंसेक्ट को ना ये पूछा जाता है, इंसेक्ट को ना प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्स में। आफ्टर कलेक्टिंग इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसको किल करते हैं, फिर पिनिंग करते हैं। पिनिंग मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट बॉक्स में ना उसको चिपका देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको किल करते हैं इंसेक्ट को, फिर उसको पिनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लार्जेस्ट एनिमल लाइक बर्ड्स और मैमल्स जो है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टफ करते हैं। उसको क्या करते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है, स्केलेटल वैसे ही रहता है, उसके अंदर का मटेरियल सारा खराब हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ, तो उसको निकाल देते हैं और वहाँ पर कुछ कुछ भर देते हैं। तो स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करते हैं उसको। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके अलावा म्यूजियम ओपन एज कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल टू, जैसे डायनासोर्स के स्केलेटल बहुत सारे म्यूजियम में है, ठीक है। NMNH नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये न्यू दिल्ली में है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉटेनिकल के लिए कहाँ पे था, बॉटेनिकल के लिए कहाँ पे था, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में था। और ये क्या, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो इसमें क्या क्या हमें पता चला, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को रखते हैं, जार में प्रिजर्व करके रखते हैं, बट प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन अगर ख़राब होने वाला नहीं है ना, तो उसको ड्राई भी रख सकते हैं। इंसेक्ट को कैसे, कलेक्टिंग,
किलिंग एंड पिनिंग के थ्रू रखते हैं। लार्जर एनिमल और बर्ड्स को क्या करते हैं, स्टफिंग करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखते हैं जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन। ये क्या होता है, नेशनल मतलब ये जू होता है। यहाँ जू का मेन पर्पज़ क्या होता है ना, जो वाइल्ड एनिमल है ना उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखना है। और हम यहाँ पे इन्वायरमेंट ना ऐसा रखना चाहते हैं जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। क्यों रखना चाहते हैं, जैसे अगर हम पेंगुइन को रखते हैं ना, तो अगर हम जू में पेंगुइन को रखते हैं तो उसको कोल्ड क्लाइमेट देने का पूरा कोशिश करते हैं, ताकि वो प्रॉपर वहाँ पे सर्वाइव कर सके, प्रॉपर ब्रीड कर सके, उसका नेचर के साथ क्या एफिनिटी ये हम स्टडी कर सके। समझ में यहाँ तक आ गया। तो हम लोग इसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर रखते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। जिसके बाद जिससे हमें क्या पता चलता है, फूड हैबिट पता चलता है, बिहेवियर्स पता चलता है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। और जू में ना हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करते हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है ना, ये दिल्ली में है और ये फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया है। ये याद रखना, फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया है। उसके अलावा ये सब तो पता ही है ये, ठीक है। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की। देखो की क्या होता है ना, क्वेश्चंस का एक सेट होता है। जैसे देखो ध्यान से, ये ना बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्लांट और एनिमल के लिए मेनली यूज़ करते हैं, प्लांट एंड एनिमल के लिए यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ये स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन में। ऐसे की स्टेटमेंट 1 आ जाएगा, की इज टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन ओनली सिमिलरिटी, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये प्लांट एंड एनिमल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ तक। की में क्या होता है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। हम उसमें ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं ना जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। जैसे ये एनिमल येलो है या नहीं है, येलो है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर। इसके पास बोन, इसके पास जॉ है या नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो इसी तरह इसमें ना बेसिकली दो अपोजिट, जैसे कि मान लो कि जैसे कोई एनिमल है उसके पास गिल्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या तो है या नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, है ना, यस नो, है ना। तो इन दोनों को कपलेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल कपलेट। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, यस नो, जो इसका आंसर है ना, ये कपलेट है, पेयर में है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। समझ में आ गया यहाँ तक। दिस रिजल्ट एक्सेप्टेंस ऑफ वन, इसमें से ओनली एक ही एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट अलग, दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ईच स्टेटमेंट, जो हर एक स्टेटमेंट है ना उसको लीड्स बोला जाता है। हर एक स्टेटमेंट को लीड्स बोला जाता है। उसके अंदर जैसे कि मान लो तुम्हारा नाम राम, ऐसे अगर मैं पूछूं तुमसे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम ऐसे बोलोगे मेरा नाम ये है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बट अगर मैं तुमसे ये पूछूं तुम्हारा नाम राम है या नहीं, तो राम है या नहीं ये मेरा लीड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या हो सकता है, यस नो, तो ये कपलेट हुआ। यस या नो ये कपलेट हुआ। इसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे, अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नहीं। तो अभी तक हमें क्या पता चला, जो की है ना वो एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन के लिए यूज करते हैं, और ये किस पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होता है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होता है ना उसको लीड्स बोला जाता है। उसके दो आंसर हो सकते हैं, दोनों अपोजिट आंसर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। हर एक टेक्सोनॉमिकल ऐड के लिए, मतलब हर एक टेक्सोनॉमी के लिए ना, हर एक कैटेगरी के लिए ना अलग अलग क्वेश्चंस होगा, तो अलग अलग कपलेट होगा, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। समझ में यहाँ तक आ गया। की इज देखो ईच स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ तक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए, फाइलम के लिए अगर निकालेंगे तो अलग, डिवीजन के लिए निकालेंगे अलग, हर की मतलब हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए अलग अलग की होगा, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। एनालिटिकल का मतलब होता है जैसे कि मान लो एनालिसिस करने वाला है या नहीं है, ठीक है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस है। समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालिटिकल क्वेश्चंस, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लीड्स, कपलेट, ये सब 3-4 टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर हो गया अपना। उसके अलावा ना कुछ इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा क्या होता है ना, फ्लोरा बेसिकली बुक है जिसमें ना बेसिकली कोई पार्टिकुलर एरिया के प्लांट का हैबिटेट पता लिखा हुआ रहता है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहता है कि इस एरिया में ये कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका हैबिटेट कैसा है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, किसी भी एरिया का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर हम वहाँ का फ्लोरा देख लिए तो हमें पता चल जाएगा। इन जनरल हमें ये पता, जैसे कोई भी बुक का इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या बताता है हमें, इंडेक्स ये बताता है कि इस बुक में ये चैप्टर है, बट डिटेल में नहीं बताता इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो फ्लोरा क्या है, बेसिकली किसी भी एरिया का इंडेक्स है, मतलब उस एरिया में कौन सा प्लांट है ये बताता है, प्लस उसका हैबिटेट कैसा है और कहाँ इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है।
बट जैसे इंडेक्स होता है ना बुक का, उसी तरह उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर डिटेल में लिखा हुआ रहता है। तो किसी पार्टिकुलर एरिया का कंप्लीट लिस्टिंग, वहाँ पे कितने प्लांट है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ हो तो उसको मैनुअल्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा क्या है, इंडेक्स है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि उस एरिया का किसी एक पार्टिकुलर एरिया का प्लांट का हैबिटाट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहता है। ठीक है, बट मैनुअल्स में क्या होता है, सब कुछ डिटेल लिखा रहता है उस पार्टिकुलर एरिया का। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके अलावा मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ ना हल्का छोटा है। मोनोग्राफ के अंदर होगा ना एक टेक्सॉन के अंदर, जैसे मान लो कि एक मैंने एक्स जीनस कोई मान लिया या एक्स फैमिली मान लिया, जैसे मालवेसी फैमिली है प्लांट का, तो मैंने अगर ये पूछा तुमसे कि मालवेसी फैमिली के अंदर कितने 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 जीनस है, कितने स्पेसीमेन है, कितने स्पेसीज हैं, तो अगर एक टेक्सॉन मालवेसी फैमिली एक टेक्सॉन हो गया, उसके अंदर जितने आ रहे हैं ना उन सब का अगर डेटा है ना उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। फ्लोरा क्या था, इंडेक्स था बेसिकली। उसमें किसी भी पार्टिकुलर एरिया का क्या था, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका हैबिटाट पता था। और मैनुअल्स में क्या होता था, डिटेल था वहाँ पर। डिटेल मतलब वो बुक है जिसमें कंप्लीट लिस्टिंग है। और मोनोग्राफ में क्या है, एक टेक्सॉन, जैसे एक फैमिली लिया मैंने, उस फैमिली के बारे में सब कुछ डिटेल में हो, तो एक टेक्सॉन के बारे में अगर पूरे डिटेल में होता है तो उसको टेक्सॉन बोलते हैं। उसके अलावा कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग का मतलब होता है कि बुक मतलब अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर देंगे ना। जैसे कि मान लो कि कोई फैमिली अगर ए से आ रहा है नाम, तो ए से उसको पहले रखेंगे बुक में, उसके फिर बी से, जैसे डिक्शनरी होता है ना वो एक कैटलॉग है। कैटलॉग का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो कैटलॉग का मतलब होता है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज ऑफ पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो वहाँ पे ए नाम से जो भी स्पेसीज है वो लिख दिया पहले हमने, फिर बी नेम से जितने भी है उसको बाद में लिखा, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ वीडियो स्टॉप करो यहाँ पे और एनसीईआरटी रीड करो। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक प्लीज़ एनसीईआरटी नोट्स रिवाइज कर लो, स्टॉप करके वीडियो को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर में कौन होता है बताओ जल्दी से, कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जनरली इन पेयर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हाँ ठीक है, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टेक्सोनॉमिकल कीज रेफर्स टू। अल्टरनेट तो कोई टर्म ही नहीं होता था। डबलेट कोई टर्म नहीं होता था। लीड क्या होता था, स्टेटमेंट होता था। स्टेटमेंट, इसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते थे ना, इस स्टेटमेंट को लीड्स बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारा नाम राम है या नहीं है, ये स्टेटमेंट था। इसके जो दो यस नो जो आंसर है ना, ये क्या है, इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कपलेट बोला जाता है, तो इसका आंसर कपलेट हो जाएगा। तो ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला हो गया ना, ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है उसको लीड्स बोलते हैं, इसके जो दो आंसर है ना उसको कपलेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 हमारे टाइम का क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, तो आ जाओ। तो हम लोग इसको ना मैच करना है बेसिकली, इस क्वेश्चन को मैच करना है। देखते हैं यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। प्रिजर्व प्लांट और एनिमल का कलेक्शन कहाँ होता था, हार्बेरियम। एनिमल होता था उसमें, बिल्कुल नहीं। अगला कौन सा था, बॉटनिकल गार्डन, वहाँ एनिमल होता था, नहीं। जूलॉजिकल गार्डन, प्लांट होता था, वहाँ प्रिजर्व करते थे हम लोग, नहीं। प्लांट होता है बट इस पर्पज़ से हम प्लांट को ग्रो नहीं करते वहाँ पे। उसके अलावा म्यूजियम, हाँ म्यूजियम में 10% फॉर्मेलिन में हम प्रिजर्व करते थे, 10% फॉर्मेलिन में हम प्रिजर्व करते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, म्यूजियम हो जाएगा। ठीक है, उसके ए लिस्ट दैट इल्यूमिनेट मेट्रोलॉजिकल ऑल द स्पेसिमेन फाउंड इन द एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द। बेसिकली ये जो लिस्ट है ना, ये क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है जो बेसिकली उस एरिया में जितने प्लांट है ना उसको ब्रीफली क्या करता है, सबका नाम लिखता है, तो उसको हम लोग कैटलॉग बोलते थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये कैटलॉग हो जाएगा। इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड, देखो ध्यान से, ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमिन, सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमिन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हार्बेरियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके देखते, ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग कहाँ यूज करते थे, की में यूज करते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और सेकेंड का फोर्थ हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी था। ठीक है, अगला देखते हैं। द लेवल ऑफ द हार्बेरियम सीट डज नॉट कंटेन कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट। लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट क्या होता था, हार्बेरियम सीट ऐसे होता था जिसमें हम प्लांट को बेसिकली ड्राई प्रिजर्व एंड ड्राई एंड प्रिजर्व करते थे। तो यहाँ पे एक लेवल होता है। लेवल जो होता है ना, लेवल में क्या होता है, कलेक्टर का नाम, कहाँ और कब कलेक्ट किया गया है, किसने कलेक्ट किया है, उसके अलावा उसका फैमिली क्या है, किसका फैमिली,
प्लांट का फैमिली क्या है, उसका लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, ये सब क्या है, ये सब लिखा हुआ होता है। कभी उसमें प्लांट हाइट लिखा हुआ था नहीं, तो हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता उसका। ठीक है, लोकल नेम तो होता है लिखा हुआ, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, डेट ऑफ कलेक्शन भी होता है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो नोट्स को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। उसके अलावा जो भी डाउट आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, बताना मुझे कैसा लग रहा है लेक्चर।